हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके 29 मार्च को होने वाले गणित विषय का बोर्ड परीक्षा पेपर, जो कि आपके बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पेपर का जैसा है और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर को अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं सीधे हम प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपके 1 से 8 तक अबशब्द वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है -19 बटे में 29, -19 बटे में 29 गुणा 29 बटे में -19 बराबर 1। ठीक है, इसके अंदर गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ है, यानी यहाँ पर गुणन के अंतर्गत कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a बटा b है, लेकिन फिर इसको उल्टा कर दिया है b बटा a बराबर 1। तो यहाँ पर कौन सा नियम है? तो यहाँ पर जो नियम है वो है गुणन प्रतिलोम गुणधर्म, यानी गुणा करने के लिए संख्याओं को उल्टा किया गया है। तो कौन सा नियम है? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25, यानी 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। क्यों ऐसे भी कह सकते हैं? क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पर जो आपका 81 है, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 81 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 9, यानी 9 गुणा 9 81 होता है। आगे देखो तीसरा, संख्या 729 का घनमूल निम्न में से कौन सी संख्या है। क्या करना है आपको? 729 का घनमूल निकालना है। तो देखो 729 का घनमूल जब हम निकालेंगे, 729 का आपको क्या निकालना है? 729 का घनमूल निकालना है। तो 729 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपके 9। कितना आएगा? वो आपका 9 आएगा। कैसे निकाल सकते हैं आप? आपको क्या करना पड़ेगा? इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इसके गुणनखंड। देखो जहां पर जैसे 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और 2, 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग, 3 अटे 24, 3 एकम 3, 3 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो देखो एक 3 का जोड़ा ये बन गया और एक 3 का जोड़ा ये बन गया। तो 3 गुणा 3, यानी इसका घनमूल कितना आएगा? इसका जो घनमूल है, क्या बोल रहा है? 729 का घनमूल। तो इसका जो घनमूल आएगा वो आपका कितना आएगा? वो आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। चौथा प्रश्न देखो, 3x गुणा 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो तो फिर x का मान क्या होगा। तो देखो मैं पता है कि गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर देखो आधार बराबर है तो ऊपर घात जुड़ेगी, तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो x बराबर कितना होगा? 5 + 3। तो x बराबर आपका जो हल आ जाएगा वो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आगे देखो पांचवा है, संख्या 0.4 बार 035 का मानक रूप क्या होगा। देखो ऐसी संख्या है 0.4 बार 0 है, फिर 35 है, यानी 3 5। देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 10 की घात 6 आ जाएगा। तो यानी 35 बटे में 10 की घात 6। अब यहाँ पर मैं अगर 3.5 लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.5, तो इधर 10 से गुणा होगा, इधर कितनी है? 10 की घात 6। तो एक 10 से एक घात कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5। तो 3.5, इसको ऊपर लेंगे तो घात किस में चली जाएगी? माइनस में। तो 3.5 गुणा 10 की घात -5। छठा देखो, एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपए है ना, और सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, तो इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि कितनी होगी। तो 220 का आपको कितना निकालना है? 20%, 20 बट्टा 100।
जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 22 दूनी 44 रुपए, यानी उस पर छूट कितनी मिल रही है? 44 रुपए की छूट मिल रही है। 7वां, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें से सभी आयत वर्ग होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब है कि जो सभी वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं, है ना। 8वां, एक पदीय व्यंजकों -4p और 7pq का गुणनफल कितना होगा? देखो, -4p गुणा 7pq, पहले -4 गुणा 7 गुणा p गुणा pq, तो -28, p की घात 1 और 1, p की घात 2 और q, तो -28 p स्क्वायर q, -28 p स्क्वायर q, है ना, ये वाला -28 p स्क्वायर q, ये आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखो, 90वां है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में क्या की? जीत हासिल की है। उसमें से 10 के अंदर उन्होंने क्या की है? जीत हासिल की है। तो यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो फिर उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं? देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जीत का प्रतिशत कितना है? 40, और 40% किसके बराबर है? 10 के, क्योंकि 10 मैच में उसने जीत हासिल की है। तो देखो यहाँ पर 40% किसके बराबर है? 10 के बराबर है ना। 40% 10 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 10/40 गुणा 100, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा? 25, यानी कुल कितने मैच खेले? तो उन्होंने कुल 25 मैच खेले थे। सीधी सी बात देखो, दे रखी है जीत का प्रतिशत 40 है और मैच कितने जीते हैं? 10, तो 40% किसके बराबर है? 10 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 10/40 गुणा 100, तो जो कुल मैच खेले हैं वो कितने खेले हैं? 25 मैच खेले हैं। आगे देखो, यहां पर 12a² प्लस 15ab² के आपको क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 4 गुणा a² प्लस 15 को 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b²। यहां पर देखो, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? एक तो 3 कॉमन ले सकता हूं, एक a और एक b। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 और a प्लस यहाँ पे 5 और b, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा संख्या 2744 का आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 2744 का आप घनमूल निकालेंगे भाग दे देकर, है ना। आप सबने कई बार सॉल्व भी किया होगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं, है ना। मैंने आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स के जो प्रश्न सॉल्व करवाए थे उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि घनमूल और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो आपको ऐसे टुकड़े करने हैं और फिर 3-3 का क्या करना है? फिर आपको 3-3 का जोड़ा बनाना है, तो आसानी से आपका जो घनमूल है वो क्या हो जाएगा? घनमूल निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, कौन से गुण धर्म की सहायता से, कौन से गुण धर्म की सहायता से 1 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं? तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, देखो ऐसे लिखा हुआ है 1/3, यहाँ पर 6 गुणा 4/3। अब की बार इसको हम कैसे लिख रहे हैं? इसी को हम लिख रहे हैं 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्याओं का साथ बदल रहा है। पहले 4/3 6 के साथ था, अब 6 1/3 के साथ है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लग रहा है? तो यहाँ पर जो आपका गुणधर्म लग रहा है वो लग रहा है साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म लग रहा है? साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 2744 का घनमूल क्या होगा? तो इसका जो घनमूल होगा वो होगा आपका 14। कितना होगा? 14। 2744 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 14 होगा। आगे बढ़े, लघु उत्तरात्मक प्रश्न पार्ट ए। किसी छात्रावास के अंदर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को आपको पाई चार्ट के द्वारा क्या करना है? प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट बनाना आप सबको आता होगा। जैसे मुझे हिंदी का निकालना है तो हिंदी का यहाँ पर योग दे रखा है, तो हिंदी का मैं कैसे निकालूंगा? 40/72 गुणा क्या करूंगा? 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा?
36 दूनी 72, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। कितना आएगा? 200 डिग्री। फिर 12/72 गुणा 360, इसका कितना आएगा? ये आ जाएगा 60 डिग्री। फिर 9/72 गुणा 360, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके 9 पंजे 45 डिग्री। फिर 7/72 गुणा 360, ये कितना आएगा? 72 से 360 5 बार, 7 पंजे 35, ये 35 डिग्री। 4/72 गुणा 360, ये कितना आएगा? 20 डिग्री। अब आपको एक व्रत बनाना है ऐसे गोल, है ना, और फिर आपने चांदे की मदद से और इस पे क्या करेंगे, जितने कोण है वो आसानी से बना देंगे और रेखा खींच देंगे, और फिर जो जो भाग है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, वो उसके अंदर लिख देना है। 14वां देखो, स्तंभ अ का आपको स्तंभ ब से क्या करना है? मिलान करना है। देखो यहाँ पर 2 की घात कितनी होगी? 3 दूनी 6, 2 की घात 6, इसका हो जाएगा 2 की घात 6। इसका देखो 3 की घात -1, 4 की घात -1, 5 की घात -1, और इन सभी की घात कितनी है? 0, और घात 0 है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा? 1। फिर 1/2 की घात कितनी है? -2। 1/2 की जो घात है वो कितनी है? -2 है। तो यहां पर हो सकता है कुछ गलत टाइप हुआ है, ठीक है। यहां पर कितनी है? 9 है। तो इसको जब हम देखो ऐसा लिखा हुआ है 1/2 और इसकी घात कितनी है? -9, तो इसकी घात को ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात +9, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है? 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, कितना होगा? 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 और 13, 9 और 4 कितना होगा? 13, 13 और 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 29। कितना होगा? 29 होगा। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h) प्लस 2πr², है ना। इसी को अगर हम साथ में लिखेंगे तो 2πr(r + h). अगला व्यंजक का गुणनफल निकालना है। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो m की घात कितनी है? 2 और 1 3, तो m की घात 3। n की घात कितनी है? 3 और 1 4, n की घात 4। p की घात कितनी है? 2 और 1 3, तो p की घात 3। फिर 5xy के अखंडनीय गुणनखंड रूप क्या होंगे? 5 गुणा x गुणा y। आपकी अगली खाली जगह है, चौथी खाली जगह, बैंक तथा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? उसी को हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। 16वां है, आपको सत्य और असत्य पर टिक करना है। पहला, संख्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 90 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, यानी ये कथन कैसा है? असत्य। 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 90 का कोई पूरा घनमूल नहीं निकलता है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे छोटी जो पूर्ण घन संख्या है वो 8 ही है, जो किसका घन है? जो आपके 2 का घन है। 2 का घन कितना होता है? 8। तीसरा, संख्या 6, 8, 10 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। देखो 100, 100, 36, 36 और 64, 100, 100 किसके बराबर है? 10 के वर्ग के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। फिर 529 का वर्गमूल 27 है। क्या है? संख्या 6, 8 और 10 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और 10 का कितना होता है? 100। 64 और 36 100 होता है, बिल्कुल सही है। और 529 का वर्गमूल कितना होता है? 27 होता है, ये आपको बताना है। तो 529 का वर्गमूल 27 नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। आगे देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है? यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बट्टों में बच्चों के अंदर बांटा जाए
तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, है ना। देखो किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांट रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिल रही है, 4 मिठाइयाँ। तो यानी कि 24 गुणा 5, है ना। अब बोल रहा है बच्चों की संख्या में कितनी कमी कर दे, 4 कमी कर दे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो यहाँ पर देखो कुल मिठाइयाँ कितनी है, 24 गुणा 5 कितना होगा, 20 का 5 से 100, 120। अब क्या बोल रहा है, बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दे। तो अब बच्चे कितने हुए, 24 माइनस 4 यानी कि 20। तो 120 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, अब प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। अगला 18वां समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। समीकरण को हल करके बताना है। फिर 19वां 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बना रहे हैं, एक बेलन बना रहे हैं। इस प्रकार बने बेलन का आपको क्या निकालना है, बेलन का आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आपको आयतन निकाल के बताना है। फिर 20वां यहाँ पर हमें क्या करना है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक। 21वें के अंदर आकृति में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उनकी बचत दर्शाई गई है। देखो ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है ना। पाई चार्ट के अंदर मकान किराया 10% है, परिवहन 5% है, अन्य 20%, भोजन 25% और बच्चों की शिक्षा वो 15%, बचत 15% और कपड़े 10%। तो किस मद में व्यय सबसे ज्यादा है, किस मद के अंदर व्यय सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है इस पाई चार्ट के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है वो किसमें है, भोजन के अंदर 25%। फिर क्या कह रहा है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। कुल बचत के बराबर कितना, कौन सा है, तो बच्चों की जो शिक्षा पर व्यय है वो बचत के बराबर है। बचत भी 15% है और शिक्षा पे व्यय भी 15%। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 हो तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मासिक बचत कितनी है, 3000, तो 3000 तो कपड़ों पे व्यय कितना हो रहा है, तो कपड़ों पे व्यय कितना हो रहा था, यहाँ पर देख लो 10%। तो 3000 का 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 300 रुपए किस पर खर्च होते हैं, कपड़ों के ऊपर खर्च होते हैं। 22वां है 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर कैसी है, वार्षिक है। तो आपको यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगा के उसकी गणना करनी है। फिर बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, तो आपको पैमाने का उपयोग करते हुए एक आलेख बनाना है और आलेख से फिर प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा और 3.5 घंटे में तय की दूरी क्या होगी। तो पहले आप इस आंकड़ों की मदद से क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे और फिर आलेख को देखकर आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अथवा में सेवों की संख्या और मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर 3 सेवों का मूल्य कितना होगा, है ना। तो 3 सेवों का जो मूल्य है वो कितना है, 15 रुपए। फिर 20 रुपए से कितने सेव प्राप्त होंगे, तो 20 रुपए से कितने सेव प्राप्त होंगे, तो 20 रुपए से 4 सेव प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 24 है, जिसमें क्या करना है, आपको व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे पहला है t² माइनस 10p प्लस 25, दूसरा 49x² - 36, तीसरा am² प्लस bm² प्लस bn प्लस an², चौथा p² - 81। इन सभी के आपको गुणनखंड निकालने हैं। अथवा में यहाँ पर ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर भी 4 दिए हुए हैं, इन चारों को आपको सॉल्व करना है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके बताना है। आगे 25 के अंदर आपको बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। देखो ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, है ना। फिर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। ये 80 है तो ये कितना होगा, तो ये आपका 100 होगा, है ना। देखो आमने सामने के बराबर होते हैं। फिर आसन्न कोण है तो आसन्न कोणों का ये 180 होता है, ये 100 डिग्री है तो कितना होगा, 80 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या है, एक रेखिक युग्म है, यदि ये 80 है तो कितना होगा, 100 डिग्री। आगे देखो यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो 3x बराबर कितना है, 18, x बराबर कितना है, 18/3, 18/3 तो कितना आ जाएगा, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3y - 1 बराबर 26 है, 3y बराबर 27 है, y बराबर 27/3 है, तो
तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 गणित विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर, जो आपकी कल होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर की प्रैक्टिस करें, और यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।